नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 13। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले भाग में पढ़ा था, सलोनी की बुआ को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सलोनी बुआ को थोड़ी हिम्मत देती है। अब देखते हैं कहानी के आगे। सलोनी की बातें सुनकर अब बुआ को थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सलोनी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी। तूने आज मुझे सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं बल्कि एक नई हिम्मत भी दी है। मेरा तो तेरा धन्यवाद किन बातों में करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर जिंदगी भर तेरी एहसानमंद जरूर रहूंगी और तुझे कभी भी तेरी बुआ की जरूरत पड़े, चाहे किसी भी काम के लिए, तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाना। बुआ की हिम्मत देखकर अब सलोनी और रेणुका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तभी जीजी अपना सामान उठाकर जाने लगी कि तभी रेणुका ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि आप कहाँ जा रही हैं। जीजी ने कहा कि अब सलोनी ने मुझे हिम्मत और जिंदगी तो दे दी है, तो अब इसे गुजारने के लिए कहीं आसरा भी तो ढूंढना पड़ेगा। रेणुका ने कहा कि ये घर भी तो आपका ही है जीजी, और अपने खुद के घर होते हुए आपको बाहर कहीं और आश्रय के लिए जाने की क्या जरूरत है। जीजी ने कहा कि रेणुका, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तेरे दिल में प्रेम और इज्जत बहुत है, पर मैं किसी के ऊपर अब फिर से बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरा चले जाना ही सही होगा। तभी रेणुका ने कहा कि बोझ, अरे बल्कि आपके एहसान के नीचे तो हम दबे हुए हैं जीजी। जीजी ने कहा कि एहसान, कैसा एहसान। तभी सलोनी ने कहा कि बुआ, जब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा था तब आपने गहने गिरवी रखवाकर मेरे पापा के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करवाया था। अगर आपने हमें वो रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं अपने पापा को उसी वक्त खो देती और उसके साथ बाकी के इतने खूबसूरत पल भी नहीं जी पाती। इसलिए अब आपको यहाँ रुकना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। रेणुका ने भी कहा कि जीजी, वैसे भी आज अगर सलोनी के पिता जिंदा होते तो वो भी शायद बाई होने का यही फर्ज निभाते, और अब तो वो है भी नहीं हमारे साथ, और मैं भी इतने बड़े घर में अकेली हूँ। आप यहाँ रुक जाएंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। फिर रेणुका और सलोनी के बहुत जिद करने के बाद जीजी ने रुकने का फैसला कर लिया। रेणुका ने कहा कि अब तो मेरी चिंता भी दूर हो गई, अब तो तू अपने घर जाकर अपनी गृहस्थी संभाल सकती है। सलोनी ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। भी जीजी ने सलोनी से कहा कि तुमने जरूरत के वक्त अपने मायके आकर अपना फर्ज निभाया, बहुत अच्छी बात है, पर सलोनी बेटा, याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, पर अपने पति को अपने आप से बांध कर रखना, चाहे तो प्रेम के धागे से या फिर विश्वास के धागे से। और फिर जीजी इतना कहकर रेणुका के साथ चली गई, पर खिड़की पर खड़ी सलोनी अपनी बुआ की बातों के बारे में सोचने लगी कि मेरे और मेरे पति के बीच न तो प्रेम का रिश्ता है और न ही विश्वास का। फिर मैं कैसे अपने पति को खुद से बांध कर रखूं? वो तो मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर जिंदगी भर का साथ कैसे निभाऊंगी मैं उनके साथ। सलोनी बहुत देर तक खड़ी होकर चांद को बहुत खामोशी से निहारती रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस चांद में अपने पिता को ढूंढ रही हो। अगली सुबह सलोनी जल्दी ही उठकर घर का सारा काम करके अपने ससुराल के लिए जाने लगी। तभी रेणुका ने सलोनी को अपने सीने से लगाया और कहा कि तुम मेरी बुआ या यहाँ की चिंता मत करना, बस अपने ससुराल का ध्यान रखना और देविका जी की तबीयत के बारे में हमें बताते रहना, और अगर किसी भी चीज़ की कोई जरूरत हो हमारी तो एक फ़ोन कर देना, हम दोनों ही तेरी मदद के लिए आ जाएंगे। सलोनी को अकेले अपने ससुराल जाता देख बुआ को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत सलोनी को रोकते हुए कहा कि दामाद जी नहीं आ रही हैं तुझे लेने के लिए। सलोनी अब कितना ही झूठ बोले, कुणाल को लेकर बोलती,
पर फिर भी उसने बात संभालते हुए कहा कि वो ऑफिस में इस समय बहुत काम रहता है, तो उनके पास तो खाना खाने का भी वक्त नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें मना कर देती हूँ। और वैसे भी मेरा ससुराल पास में ही तो है, तो मैं अकेले ही जा सकती हूँ। बुआ ने सलोनी को जवाब देते हुए कहा कि खाना खाने में और पत्नी को उसके मायके लेने आने में बहुत फ़र्क होता है सलोनी, और तेरी भलाई इसी में है कि तू ये फ़र्क अपने पति को भी समझाए। और फिर सलोनी ने अपनी निगाहें नीची कर ली और वहाँ से अपने ससुराल की तरफ चली गई। घर पहुंचकर सलोनी ने देखा कि कुणाल हॉल में बैठकर किसी से फ़ोन। सलोनी ने सोचा कि इनको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं। अब सलोनी तो कुणाल से सवाल कर नहीं सकती थी, क्योंकि कुणाल तो सलोनी को एक आंख भी नहीं देख सकता था। इसलिए सलोनी चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी, और तभी कुणाल की नज़र सलोनी पर पड़ी और वो भागकर सलोनी के पास गया और बड़ी बेचैनी से उसने सलोनी से कहा कि थैंक गॉड तुम यहाँ वापस आ गई, वो भी बिल्कुल सही समय में। और कुणाल ने बातों ही बातों में सलोनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये देखकर सलोनी भी बहुत हैरान हो गई, आखिर कुणाल को फिर से क्या हो गया है। कुणाल ने सलोनी से कहा कि चलो मेरे साथ, जल्दी ऊपर चलो। सलोनी ने कुणाल से पूछा भी, क्या बात है, आप मुझे बताइए तो सही। पर कुणाल बस सलोनी का हाथ पकड़कर ऊपर लिए जा रहा था, और देविका के कमरे के बाहर लाकर उसने सलोनी को लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि सलोनी जाओ अंदर जाकर देखो भाभी ने अपनी क्या हालत बना ली है, और वो बार बार बस तुम्हें ही बुलाई जा रही है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने डॉक्टर को तो कॉल कर दिया है, पर उसे आने में वक्त लगेगा, और भाभी तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रही है। ऊपर से भैया भी किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं, और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। जाओ प्लीज कुछ करो। सलोनी ने कुणाल को यहाँ कहा कि पहले तो आप शांत हो जाइए, मैं जाकर अंदर भाभी से बात करती हूँ, पर आप थोड़ा सब्र करिए। और फिर सलोनी देविका के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि देविका की मानसिक स्थिति पहले से भी ज़्यादा और बिगड़ गई थी। धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। देविका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिल की थी, और बचपन से ही वो बड़ी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। देविका की इस बीमारी के बारे में घर में किसी को भी नहीं पता था, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सलोनी की शादी का ख्याल भी देविका के दिमाग में आया था। और सलोनी की शादी कुणाल से होने के बाद कुणाल ने जो कुछ भी सलोनी के साथ किया उसका जिम्मेदार देविका ने खुद को मान लिया, और इस गलानी में वो धीरे धीरे बीमार होती चली गई। जब देविका ने सलोनी को देखा तो एक छोटे बच्चे की तरह भागकर सलोनी के पास आई और उसके गले लग गई। सलोनी देविका की हालत देखकर बहुत दुखी हुई, और सलोनी देविका की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। जैसे तैसे कर देविका के पागलपन को सलोनी ने शांत किया और दवाई खिलाकर उसको सुला दिया। सलोनी जैसे ही कमरे से बाहर आई तो कुणाल बड़ी बेसब्री से सलोनी का इंतजार कर रहा था, और जब सलोनी देविका के कमरे से बाहर आई तो कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर बड़ी बेताबी से पूछा कि भाभी को क्या हो गया है सलोनी, वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। सलोनी कुणाल को इस तरह खुद से बात करता देख और खुद को ऐसा छूता देख थोड़ी खुश हुई कि कम से कम भाभी के लिए ही सही। पर कुणाल ने मुझसे बात तो की। सलोनी ने फिर भाभी की बीमारी और हालत के बारे में बताया, जिसे सुनकर कुणाल ने सलोनी से सवाल किया कि इस बारे में तुम्हें पहले से पता था। सलोनी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि कुणाल ने ये सवाल सलोनी से बहुत गुस्से में पूछा था। सलोनी ने कहा कि हाँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी, पर भैया ने मुझे मना कर दिया था। कुणाल ने सलोनी से पूरी बात नहीं सुनी, और वो दोबारा से सलोनी से ऊपर
गुस्सा हो गया और उसे गुस्से में बहुत ही बुरा भला सुनाने लगा। जहाँ कुछ वक्त पहले कुणाल सलोनी से इस हरकत से कुणाल के मन में सलोनी के लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत बढ़ गई और उसने सलोनी को ही अपनी भाभी का जिम्मेदार ठहरा दिया और खुद वहाँ से चला गया। सलोनी तो पहले से ही अपनी भाभी की हालत की जिम्मेदार खुद को मान रही थी और अब कुणाल ने भी उसे दोषी बोल दिया, जिसके बाद सलोनी और भी ज़्यादा दुखी हो गई। शाम तक देव आहूजा भी अपने घर आ पहुंचा था और उसे जब देविका की हालत के बारे में पता चला तो वो घबरा गया और उसने तुरंत ही देविका को शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ देविका का चेकअप होने पर देविका के कमज़ोर दिल के होने की बीमारी का पता चला, जिसे सुनकर अब देव और सलोनी को देविका के इस पागलपन का कारण पता चला। कुणाल ने तुरंत ही डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या इलाज है और मेरी भाभी कैसे ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिमाग और दिल में किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उनका अभी फ़िलहाल तो यही हवाला है कि जिस बात का उनको सदमा लगा है वो उनके दिमाग और दिल से हटाया जाए। तुरंत ही पूछा, इसलिए हमें क्या करना होगा। डॉक्टर ने कहा कि आहूजा जी, आपको पहले मुझे ये बताना होगा कि देविका को किस बात का इतना गहरा सदमा लगा है। फिर देव आहूजा ने डॉक्टर को सारी बात बता दी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि देव आहूजा जी, आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इन दोनों को अब अपनी भाभी की जान बचानी होगी। इन दोनों के बीच में जो भी मैटर है, पर इन दोनों के अलग होने का जिम्मेदार आपकी पत्नी देविका ने खुद को मान लिया है और वो जितना ही इस बारे में सोचेगी वो उतना ही बीमार होती जाएगी और इस वक्त के बाद दवाइयाँ भी अपना असर दिखाना बंद कर देंगी। इसलिए अब इन दोनों को दिखावा ही सही, पर आपकी पत्नी के सामने, जिससे उनको ये लगने लगे कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप को दोषी मानना छोड़ देगी और तब जाकर हम उनका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनकर देव आहूजा की निगाहें नीची हो गई, क्योंकि ये करना तो देव आहूजा के बस में नहीं था। तो अपनी भाभी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर उसे अपने सगे छोटे भाई कुणाल पर अब एतबार नहीं था। इसलिए उसने डॉक्टर से कहा कि इसका कोई और दूसरा इलाज नहीं है क्या। ये सुनकर कुणाल ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, अपनी भाभी के लिए एक काली लड़की क्या, ऐसी 10 काली लड़कियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये सुनकर सलोनी, देव और वहाँ बैठा डॉक्टर भी कुणाल की तरफ देखने लगा और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे समझ आ गया कि आप दोनों के बीच में अनबन का क्या कारण है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो लगा कि आप पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझदार और नेक दिल के होते हैं, इसलिए मैं भी अपने बच्चों को बाहर भेजने वाला था, पर देव आहूजा जी, आपके छोटे भाई की निम्न स्तर की सोच देखकर अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। अब मेरा बेटा यही अपने ही देश में पढ़ेगा, भले 2-4 पैसे कम कमाएगा, पर कम से कम अच्छे संस्कार तो रहेंगे। ये सुनकर कुणाल की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। डॉक्टर ने कहे अनुसार देविका को हॉस्पिटल से घर लाया गया और उसके होश में आने से पहले सब वैसा ही करने का प्लान किया। सबने जैसे कि डॉक्टर ने बोला था। देविका जब होश में आए तो उसने देखा कि देव उसके सामने ही बैठा उसके होश के आने का इंतजार कर रहा था। देविका ने होश में आते ही देव उनसे सलोनी के बारे में पूछा, तो देव की जगह कुणाल ने देविका को जवाब दिया कि आपकी बहू रानी हम सब के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है। कुणाल के मुँह से सलोनी के लिए ऐसे शब्द सुनकर देविका को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक से कुणाल का मन सलोनी के लिए बदल कैसे गया। थोड़ी देर में सलोनी पकौड़े और चाय लेकर आ भी गई और
उसने सबसे पहले देविका को खाने के लिए दिया और तभी पीछे से कुणाल ने सलोनी को कमर से पकड़ लिया और कहा कि वाह बीबी साहिबा, आप अपने पति को ही भूल गई। कुणाल का ऐसा बर्ताव देखकर सलोनी भी हैरान। कुणाल ने उसे जितने प्यार से पकड़ा हुआ था, उसके बाद तो सलोनी और कुणाल से अलग होने का मन ही नहीं हो रहा था। पर सलोनी ये बात जानती थी कि ये सब भाभी के लिए कुणाल कर रहा है, इसलिए सलोनी ने अपने मन में कोई भी उम्मीद नहीं पाली और वो भी कुणाल के साथ एक पति पत्नी का खेल खेलने लगी। पर देविका को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं कि सलोनी और कुणाल अपनी भाभी की तबीयत को ठीक कर पाते हैं या नहीं। देखते हैं कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।